हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो इससे पहले हम लोगों ने किए थे विष के दांत का, तो यह वीडियो उसी से आगे कंटिन्यू रहेगा, जिसको हम लोग नाम देंगे पार्ट 2 के नाम से। तो यहाँ देखिए, नीचे हमने बताया था, यहाँ पे पार्ट 2 भी लिख दिए थे, यानी यहाँ तक हम लोग करा चुके हैं आप लोग को। इसमें बताया गया था कि आप लोग की इसमें यानी कि जो सेन साहब की मोटर कार थी, ब्लैक रंग की थी और मोटर कार का नाम स्ट्रीमल एंड था। उसमें आप अपना चेहरा देख सकते थे, ऐसी उसमें चमक थी। और सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, जिनके नाम यहाँ पे है सीमा, रजनी, आलो शेफाली और आरती। यहाँ तक आप लोगों को बताए थे। सीमा सबसे बड़ी बहन बेटी थी और आरती सबसे छोटी थी, और उसका एक पुत्र था जिसको खोखा खोखा करके बुलाया जाता था। तो इसमें यानी कि पूरा कहानी में यहाँ तक हम लोग सेन साहब के मोटर गाड़ी के ही पास घूम रहे थे, यानी यहीं पर सेन साहब गाड़ी को ही लेकर के ये पूरा कहानी है। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोग को यहाँ बताए थे, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो शेफाली, आरती पाँचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, यानी कि उनकी बेटियों के लिए घर में अलग नियम थे। दूसरी तरह की शिक्षा थी, उनकी बेटियों को दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग, और खोखा के लिए दूसरा शिक्षा की व्यवस्था की गया थे। दूसरी कहने के आगे बढ़ते यहाँ से। दूसरी कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। यानी कि उनके पिताजी, यानी कि जो उनके पिताजी सेन साहब हैं, उन्हें किस रूप में देखना चाहते थे, तो इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे। अभी उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, यानी कि सेन साहब का जो बेटा था उसमें उसे इंजीनियर का लक्षण दिखाई देता था, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार? तो खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार सेन साहब ने अपना सिद्धांत को ही बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता कि सेन परिवार के दोस्त आते, यानी कि सेन साहब के परिवार में जो भी दोस्त हैं वो आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। कौन सा रूम में बैठाया जाता था उन्हें? भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते, यानी कि वहीं पर बैठाया जाता था। और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर, यानी कि जब कोई खास बात करने के लिए कुछ नहीं रहता है, होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। यानी सेन साहब अपने लड़के के बारे में बताते थे और उनके घर में आए मेहमान अपने लड़के के बारे में बताते थे। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, यानी कि जैसा वो ट्रेंड करेंगे वैसा ही वैसा उसका बेटा बनेगा। क्या कर रहे हैं आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, यानी कि सेन साहब अपने जो आए मेहमान हैं उनसे कहते हैं कि आजकल की जो पढ़ाई लिखाई वे कैसे हैं, तो फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, उन्हें क्या बनाना चाहते हैं? खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। या तो उन्हें अपना बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, यानी कि अभी सेन साहब यानी खोखा का भी कितना उम्र चल रहा था? 5 साल का होने वाला था। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लोग उन्हें उनके यानी कि खोखा को कौन सा स्कूल में भेजने का सलाह दे देते हैं? तो किंडरगार्टन स्कूल में भेज देने का सलाह देते थे, ठीक है। लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया है, यानी कि उसने अपने घर में ही इंतज़ाम कर रखा है कि कारखानों का बढ़ई मिस्त्री, यानी कारखाना में जो बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर
उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करें। यानी कि उसने अपने घर में ही उसके लिए इंतज़ाम कर रखा है कि जो उसके कारखाना में जो बढ़ई मिस्त्री काम करता है वह आ कर के 1-2 घंटे इसके साथ ठोक पीट यानी कि इसको कुछ सिखा कर जाए। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ़ हो जाएगा, यानी कि उनसे रूबरू हो जाएगा। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। और सेन साहब बड़ी चाव से बोलते कि जो भारत के लोग हैं इसे ही नहीं समझते हैं। तो चलिए आगे है। एक दिन का वाक़या है, यानी कि एक दिन की बात है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। यानी कि उनके कुछ मित्र आए हुए थे जो ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारवासी कैसे थे, उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे। क्या थे, तो अखबारनवीस थे, यानी अखबार बांटने वाले थे। और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। यानी कि जो उसके घर में एक परिवार आया था, यानी कि मेहमान आए थे, जो एक साधारण व्यक्ति थे, वे अखबार को वितरित करते थे, लेकिन सेन साहब के दूर के रिश्तेदार लगते थे। साथ में उनका भी लड़का भी था, यानी कि साथ में उसका लड़का भी आया था, जो था तो खोखा से भी छोटा। यानी कि जो अखबारनवीस का जो लड़का था वो खोखा से कैसा था, छोटा था कि बड़ा था, तो छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, यानी सेन साहब पूछ दिए। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते हैं, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यानी कि जैसे ही उसका कुछ बोलता उससे पहले सेन साहब बोल दिए कि मैं तो अपना बेटा यानी खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि आप कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने। यानी कि जेंटलमैन यानी कि साधारण व्यक्ति, यानी कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, अच्छा रहे, जेंटलमैन बनाए। और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग्य पर अटकर रह गए। कैसे रह गए, तो अटकर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर और औरत से उलझ रहा था। यानी कि शोफर जो था, यानी कि उनके औरत थे, वो शोफर से उलझ रहे थे, ठीक है, मैंने ड्राइवर से उलझ रहे थे। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। औरत के पास कितने वर्ष का बच्चा खड़ा था, तो 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। यानी शोफर यानी ड्राइवर की ओर झपट रहा था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। कौन गाड़ी को छू रहा था, तो मदन गाड़ी को छू रहा था। गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के
सटे होठों को देखकर क्या हो गई, तो चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयंत्र पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। कौन, तो यानी कि सेन साहब बोले। आगे है मदन। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। यानी कि मदन का कौन सा घुटना से खून बहने लगा था, तो बाएं घुटने से खून बहने लगा था, जिससे उसकी माँ पोंछते हुए वहाँ से चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मदन किसका बेटा था, तो मामूली किरानी, यानी कि उनके पिताजी थे एक किरानी में काम करते थे। किरानी के बेटे को अगर ड्राइवर ढकेल भी दिया तो क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। शोफर यानी कि ड्राइवर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चलने लगे। यानी कि मेहमान जो आए थे वे भी गाड़ियों की ओर चलने लगे। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। यानी कि सेन साहब किसको गोद में लेकर के, तो अपने बेटे यानी कि खोखा को गोद में लेकर के हल्के मुस्कुराहट के साथ यानी धीरे धीरे उसको डांट रहे थे। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। पिछली बत्ती का कौन सा शीशा, तो लाल शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसको और क्या नाम से बनाते थे, तो कासू। ठीक है, उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भामियाँ देखी नहीं, देखते भी तो क्या कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। किसने, तो सेन साहब ने अपने ड्राइवर को कहा कि ऐसा काम कर दो। ये उतना खास नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्पीड में निकल रहे हैं। ठीक है, तो आगे है, ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। आगे है, मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। यानी कि मुखर्जी की गाड़ी ठीक थी तो वह अपने परिवार के साथ वहाँ से चल गए और पत्रकार भी चले गए।
सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सी पर बैठे बातें करते रहे। यानी कि जब वे दोनों चल गए तो सिर्फ बचे थे सेन साहब और मिस्टर सिंह। दो गो बचे थे तो लॉन की कुर्सी पर बैठकर बातें करने लगे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी। यानी कुछ पहले ही कासू ने यह चीज़ जाना था। सेन साहब बोलने लगे और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरा था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। सेन साहब इसमें बता रहे हैं कि उसका यह सब हरकत देखने के बाद इसे लगता है कि यह इंजीनियर बनने में इसका ज़्यादा दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुस्खत नहीं हो गए। आगे है, सेन साहब अंदर लौटे तो बैरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। जब सेन साहब फिर अंदर लौटे थे बेहरा में तो उन्होंने मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाने के लिए बोला, जो कि उन्हीं के फैक्ट्री में किरानी थे, जो उन्हीं के यानी कि अहाते में रहते थे, वाइट हाउस नहीं आउट हाउस में रहते थे। ठीक है। आगे गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलवस आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह सब गिरधर लाल को सुनाता रहा सेन साहब। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। यानी कि गिरधर लाल को बुलाकर उन्हें पूरा बताया कि ऐसे से तुम्हारा बेटा करता है, उसे समझा लो ताकि आगे से ऐसा गलती ना हो सके। आगे उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह श्यानगर गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुझलाकर पिता सेन के धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है। गिरधर कैसा आदमी है? समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूँ। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रोड एंड स्पॉम्बेल द चाइल्ड। इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि तुम अपने बेटे को, सेन ने अपनी पत्नी को उसके बारे में ऐसे बात बताया कि मेरा तो मन कर रहा था उसका खाल उधेड़ दूँ, लेकिन उनके पिताजी बहुत समझदार आदमी हैं। तो आगे है, माता सेन की नींद उचड़ गई थी, यानी कि चली गई थी। उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खीज आ रही थी। यानी उनका पत्नी भी इस यानी कि भाषण से चिढ़ गई थी, लेकिन उन्हें भी अपनी खीज मदन पर ही उतारी। लेकिन उसने भी अपना जो उसको चिढ़ आ गया था वह भी किस पर, तो मदन पर ही यह उतार दिया। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है,
भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का अर्थ रुदन रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसका सिसका सिसकियाँ सेनों के श्यानगर तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढंग मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहत की बगल वाली गली में जा निकला। यानी कि शाम को जब खेल रहा था खोखा तो वह धीरे धीरे बगल की गली में चला गया। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी कि वह भी खेलने के लिए इसमें ललक गया था। उसे भी इच्छा होने लगी कि मैं भी लट्टू खेलूं। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उर्ज नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से। जब उसने यह बात कहा तो तुरंत बोला, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। उसने मदन ने उसे करारा जवाब दिया। कासू तेज में आ गया, यानी कि गुस्सा में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आप देखा न ताव मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, यानी कि एक घूसा मार दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। यानी कि जब कासू ने उसे एक घूसा मारा तो मदन कहाँ चुप रहने वाला था। उसने भी उस पर झड़ कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। कौन सा युद्ध का? तो द्वंद्व युद्ध का, यानी दोनों के बीच का युद्ध का मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। किसके? तो बगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई जैसी थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू, अगर आहत में यह लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। कासू वहाँ से रोता हुआ भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ। उन्होंने ना तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की और ना माता पिता के मालिक के लाडले की है। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। यानी लड़ाई जैसी खत्म हुआ तो वे सब भाग गए वहाँ से। मदन घर नहीं लौटा। लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मरा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। यानी धीरे धीरे वो करके घर में घुसा। उसे डर था कि भले ही पिताजी उसे फिर से पीटेंगे। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। यानी कि उसे डर था कि आज तो हमने कासू को पीट दिया तो आज पापा हमें बहुत ज़्यादा मारेंगे। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। यानी उनके पिताजी आज गुस्सा नहीं कर रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी।
जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झलझलाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने फिर यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। ये नहीं कि पूरा रोने लगता था, बहादुरी के साथ अपने पिताजी से मार खाता था। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराज़गी का बादल हट गया। उसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह से प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा हा हा। यानी कि यहाँ पे खोखा के 2 दांत, यानी कि जब उसने खोखा से लड़ाई किया था, यानी कासू से लड़ाई किया था, तो उसके 2 दांत तोड़ डाले थे। इस पर उसके पिताजी बहुत खुश हुए हैं। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त हो जाता है। तो आप सभी से मिलेंगे अगले चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। भारत से चैप्टर नंबर 3 है, भारत से हम क्या सीखें, जिनके लेखक हो जाते हैं मैक्स मुल्लर। इसके बारे में अगला वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।